वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए साइंस का फिजिक्स जिसे हम भौतिक बोलते हैं उसका एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि सीजीपीएससी या अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमको पता है वैसे सीजीपीएससी में प्री में 5 से लेकर 8 क्वेश्चन तक साइंस के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर मैं इन्वायरमेंट या पर्यावरण का खंड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड कर दूं तो ये 5 से 12 तक के प्रश्न बना सकता है। ठीक है, आप मोटा मोटा 5 से 10 मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो फिजिक्स का टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में विद्युत बोलते हैं। ये टॉपिक मैं लेके आया हूं और ये हम लोग देखेंगे, रिवीजन सेक्शन है, फटाफट देखना है। जो इंपॉर्टेंट है प्री के लिए या अन्य महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम जैसे रेलवे भी आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ विद्युत, या इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आपको पहला टर्म जो याद रखना है करंट। करंट को हम लोग बोलते हैं धारा। धारा हिंदी में धारा बोलते हैं, इसका सिंबल है आई। तो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का जो सूत्र होता है करंट बराबर चार्ज, जिसे हम बोलते हैं आवेश, चार्ज बटे समय। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। हिंदी में विद्युत धारा, ये क्या है? विद्युत धारा है ये। विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर आवेश, आवेश बटे समय। ये याद रखना है। अब एग्जाम में इनके एसआई यूनिट आते हैं, एसआई यूनिट। तो इसके एसआई यूनिट है एम्पियर, ये सिर्फ नोट करते हैं, याद रखना है एम्पियर। एग्जाम में प्रश्न आता है एसआई यूनिट के बारे में। ओके, यूनिट आपको याद रखना है। एसआई यूनिट है इसका, क्या बोला मैंने? एम्पियर, याद रखना। और उसी प्रकार आवेश यहां पर जिक्र कर लिए तो आवेश का भी मैं ऐसा यूनिट बता दूं, इसका होता है कुलम। क्या होता है? कुलम। हिंदी में कुलाम बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कुलम। और समय का ऐसा यूनिट तो आपको पता है, समय का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। सेकंड, एग्जाम में समय का ऐसा यूनिट आ गया तो याद रखना सेकंड है, मिनट आवर या मिनट या घंटा नहीं है, सेकंड है, ये याद रखना। बहुत बेसिक भी बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है। अब आप याद रखिए, आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक चार्ज और एक होता है ऋणात्मक, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, याद रखना। अगर मैं दो धनात्मक आवेश को पास पास लाया, Q1 और Q2, ये दोनों धनात्मक आवेश है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देके दूर होने का प्रयास करेंगे। और उसी प्रकार अगर दो नेगेटिव चार्ज को भी लेके आऊंगा तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर होने का प्रयास करेंगे, प्रतिकर्षित, याद रखना प्रतिकर्षण होगा यहाँ पर। और जैसे ही मैं दो अपोजिट चार्जेस मतलब एक धनात्मक चार्ज और एक ऋणात्मक चार्ज को पास पास लाऊंगा तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके, ये याद रख लेना, यहां से एक प्रश्न आ सकता है। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलम। कुलम किसका यूनिट है? चार्ज का। ये कुलाम किसका यूनिट है? चार्ज का। चार्ज मतलब आवेश, आवेश का यूनिट है। ठीक है, कुलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 ऋणात्मक चार्ज होता है। इसी प्रकार एक प्रोटॉन में भी ये सेम चार्ज होता है, लेकिन ये इसकी वैल्यू धनात्मक होती है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम। ये याद रखना, ये प्रश्न में, तो ये फैक्ट है, सिंपल फैक्ट है जो आपके प्रश्न में एग्जाम में बन सकता है। एक आपने कुलाम का नियम भी पढ़ा होगा, कुलाम का नियम, कुलम्स लॉ बोलते हैं, कुलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कुलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, या हिंदी में स्थिर विद्युत में कुलाम का नियम, जो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या है, जरा फटाक से इसको देख लेते हैं, एग्जाम में प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा। यहाँ एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, इनके बीच का जो दूरी है वो r है। ठीक है, ये जो दूरी है ना वो r का स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिखा है। ओके, ये r का स्क्वायर है, इसे मैं थोड़ा क्लियर लिख दूं, ये r का स्क्वायर है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का दूरी है। ठीक, और ये पहले चार्ज का आवेश है, दूसरे चार्ज का आवेश है, तो इनकी गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, अनुक्रमानुपाती है। और डिस्टेंस के वर्ग के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन है, याद रखना, ये कांस्टेंट है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ये सिर्फ रिवीजन सेक्शन ही मैं ले रहा हूं, बहुत ही जल्दी से आज मैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। सो ये एक एज अ रिवीजन सेक्शन है, तो आप लोग इसे देखिए
और समझने का प्रयास करिए। तो मैं फटाफट ले चलता हूँ। विद्युत क्षेत्र या इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला वो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स मतलब बल। तो मैं बोलूंगा ये विद्युत बल है जो अभी हमने देखा ना, ये बल मैंने बनाया था, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स लगता है, बल लगता है, वही बल है। इसका ऐसा यूनिट एग्जाम में बनता है, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। बल का क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम। ये प्रश्न में सिर्फ ऐसा यूनिट ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिए न्यूटन पर कूलम। फोर्स का होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। तो फोर्स का न्यूटन और कूलम को भाग दे दो, तो न्यूटन बटे कूलम। इसका क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, याद रखिए। आगे बढ़ता हूं। आगे हम लोग देखिए विद्युत विभव। विद्युत विद्युत विभव, ठीक है, विभव। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V, से नोट करते हैं। विद्युत विभव को इंग्लिश में से पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू होता है कितना वर्क हुआ एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, और उस चार्जेस को भाग कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। वर्क, वर्क मतलब होता है कार्य, फिजिक्स में आपने कार्य पढ़ा होगा। और क्यू का वैल्यू क्या है? चार्ज है। ठीक है, ये क्या है? आवेश है। अगर आपको कहीं पर समस्या हो रही होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को लूंगा और सॉल्व करूंगा उस जो भी समस्या आ रही है आपको। याद रखना ये रिवीजन सेक्शन है, और अब मैंने आपको बता दिया एग्जाम में साइंस का कितना महत्व होता है। ठीक है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, साइंस का महत्व बहुत ज्यादा है। तो आप इसे देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे साइंस का टॉपिक रिवीजन सेक्शन में डाल ही दूं। ओके, तो आप देखते रहिए। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, कार्य बटे आवेश, याद रखना। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। अब आपने घर में बहुत बार सुना है कि 50 वोल्ट, 10 वोल्ट का बल्ब जो एलईडी बल्ब आता है 9 वॉट वोल्ट है ना, छोटे से वोल्ट। हमारे घर में 220 वोल्ट का बिजली लगा होता है ना, तो ये सब आपने सुना है वोल्ट, यही वोल्ट है वो। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा यूनिट है। और एक और टर्म इसके साथ में लिख लीजिए, विद्युत विभवांतर। विद्युत विद्युत विभवांतर, विभवांतर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में पीडी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो पोटेंशियल या दो विभव के बीच का अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स। इसका भी ऐसा यूनिट प्रश्न में बनता है, तो इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा, ये याद रखिए। ऐसा यूनिट ही एग्जाम में बन सकता है। ओके, अब मैं आगे आगे चलता हूं। अब हम एक बार फिर से इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, या इसे हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला Q बाई टी है, चार्ज बटे समय। चार्ज मतलब आवेश बटा समय। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, इसे आप लिख लीजिए कि जो करंट है ना, ये धारा है, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। इंग्लिश में बोलूं, करंट फ्लोज इन बिटवीन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये ऐसा लिखिए, करंट जो है ना वो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये लिख लीजिए, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। अगर मैंने एक यहाँ पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट रखा से ए, और दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट रखा ये बी। अब इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, चालक तार से। किससे? कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, हिंदी में चालक तार बोलते हैं। अब ये उच्च विभव है, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। ठीक है, सो ए कंडक्टर का पोटेंशियल या विभव बी कंडक्टर की विभव से ज्यादा है, तो करंट कहां से होगा? फ्लो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। ये याद रखना, ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, रट्टा मारिएगा इसको। करंट का जो प्रवाह है, धारा का प्रवाह है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, विद्युत विभव को नापने का जो यंत्र है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये प्रश्न में आता है, वोल्ट मीटर, लिख लीजिए इसे, वोल्ट मीटर। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को नापने का जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और इसी प्रकार करंट को मापने का जो यंत्र है उसे बोलते हैं एम मीटर। क्या बोलते हैं? एम मीटर, याद रखिएगा इसको, क्या नाम है? एम मीटर। ठीक है, बोला जाता है इसे एम मीटर, याद रखिएगा, एम मीटर। करंट जिसे नापते हैं, ठीक है, हिंदी में अमीटर कहते हैं इसे, याद रखना इसको। एम मीटर जो है वो क्या करता है? करंट को
मापता है या करंट को मेजर करता है, या हिंदी में बोलूं तो धारा को मापने का जो यंत्र है वो क्या है, एमीटर। प्रश्न बना हुआ है एमीटर, वोल्ट मीटर, ये दो चीज मैंने आपको बताया। जो वोल्ट मीटर है वो किसका मापता है, वोल्ट मीटर वोल्ट में किसको मेजर करता है, विभव को, विभव या अपन क्या बोला, विभवांतर, विभव। दो, ये दो कंडक्टर है, दो चालक के बीच का विभव मापेगा कौन, वोल्ट मीटर। याद रखिएगा नाम, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया। पहला बताया मैंने एमीटर, एमीटर जो करंट को मापेगा, करंट को मापेगा एम्पियर में, याद रखना किसमें, एम्पियर में। एम्पियर ऐसा यूनिट है करंट का, करंट का ऐसा यूनिट है। और दूसरा यंत्र जो बताया मैंने वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभव, विभवांतर नापेगा, विभवांतर, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। ये किस में नापेगा, वोल्ट में। और वोल्ट ऐसा यूनिट है विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का, या पोटेंशियल या विभव का, ये याद रखिएगा अब, ओके। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हम। अब मैं आपको ओम्स लॉ बताने वाला हूं, ओम का नियम, ओके। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, ओम का नियम। ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई समस्या आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। तो मैं ओम्स लॉ आपको बताने वाला हूं, ओम्स लॉ। सो जो ओम्स लॉ है, ये जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो कि भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि वोल्टेज जो है या विभव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब समानुपाती। जो विभव है वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक करंट, या हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत धारा के, ओके। तो जब इसको हम सॉल्व करें ना, आगे सॉल्व करें, एक कांस्टेंट लगाएं, तो इसको सॉल्व करने के बाद V इज इक्वल्स टू आई आर आया, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, ये R क्या है, प्रतिरोध। तो R का मान क्या हो जाएगा, V बटा I। अब यहां से तीन प्रश्न या चार प्रश्न बनते हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को आपको बताता हूं क्या क्या बन सकता है। पहला, इस R का ऐसा यूनिट क्या है, इसकी क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब एग्जाम में प्रश्न बनता है ये R का ऐसा यूनिट, सो इसका ऐसा यूनिट है, R का ऐसा यूनिट है ओम, क्या है, ओम, ओम साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है ओम। और इसका सिंबल है, ये ओमेगा से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, ओमेगा, चिन्ह क्या है, ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं ओम को। दूसरा प्रश्न बनता है, अब देखो आर और करंट एक दूसरे के इनवर्स प्रपोर्शन में है। इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी घटती है, हिंदी में क्या बोले, व्युत्क्रमानुपाती। याद रखना, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध विद्युत धारा के इनवर्स प्रपोर्शन में है, इनवर्स प्रपोर्शन में, मतलब ये इसका काम क्या है, विद्युत धारा को, प्रवाह को रोकना, प्रतिरोध करना, ओके। जब कंडक्टर में, चालक में, ये चालक तार है, ये चालक तार है, इस चालक तार में जब करंट बहती है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इस करंट को रोकता है बहने के लिए, ठीक है। इसलिए ये आप याद रखिएगा, ओके। मैं आगे बढ़ता हूं, और इसमें और भी दो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वी के है ना। एक चीज यहाँ पर एक चीज आप याद रखना, वो ये है कि किसी भी डिवाइस में, ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो V और I के बीच जो साइन होता है, ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसे हिंदी में बोलेंगे समानुपाती, समानुपाती। अब एक चीज यहां पर आप याद रखना कि जब हम लोग किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब चालक में, जैसे ही कोई चालक है, मैंने आयरन का एग्जांपल लिया, प्रेस का, ये प्रेस है, ठीक है, ये प्रेस है, आयरन, कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन। अब ये दो तार आए हुए हैं, ठीक है, और ये मैं लगा दिया इनके बीच रेजिस्टेंस। अगर आप वोल्टेज का मान चेंज करेंगे ना, सपोज आपने वोल्टेज का मान 50 वोल्ट लिया, तो करंट का मान कुछ अलग आएगा, उसके अनुसार कोई आएगा। अगर आप वोल्टेज का मान 60 लेते हैं तो करंट का मान भी कुछ बढ़ेगा। अगर आप वोल्टेज का मान 70 लेते हैं तो करंट का मान बढ़ेगा, लेकिन जो कांस्टेंट रहने वाला, जो परिवर्तन नहीं होगा, वो है प्रतिरोध, ये याद रखना, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको बोल दूं, प्रतिरोध। वोल्टेज, विभव का मान बढ़ाने से करंट का मान बढ़ेगा, जो मान नहीं बढ़ेगा वो है रेजिस्टेंस। याद रखना, ये क्या है, अचर है, अचर मतलब कांस्टेंट। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा,
मैं इसको एक बार और क्लियर करता हूं। V और I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जिसे हम समानुपाती बोलते हैं। V का मान बढ़ाने से I का मान बढ़ेगा, V का मान घटाने से I का मान घटेगा, लेकिन जो कांस्टेंट रहेगा, जिसका मान परिवर्तन नहीं होगा, वो है रेजिस्टेंस। अब ये प्रश्न में आता है, याद रखना, V का मान बढ़ाने या घटाने से R के मान में परिवर्तन नहीं होता। ये लिख लो, कई बार मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है, V का मान बढ़ाने या घटाने से I का मान बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन R का मान में परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना है आपको, ओके। वैसे रिवीजन सेक्शन में बहुत जल्दी से ले रहा हूँ, मार्च के बाद में या फरवरी के बाद में डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, उसका तक वेट करिए। लेकिन अभी तक जो रिवीजन सेक्शन चल रहा है वो आप प्रॉपर अटेंड करिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जल्दी कवर करना है सिलेबस। अब रेजिस्टेंस के बाद एक वर्ड आता है रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी। तो उससे पहले ना मैं आपको 3 चीजें बता दूं जो एग्जाम में आता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सो प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इंग्लिश में बोले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं, या कौन से ऐसे कारक हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो रेजिस्टेंस का मान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, कंडक्टर की लंबाई के। ठीक है, कंडक्टर मतलब चालक, चालक मतलब तार, ये कोई तार है। अगर आप तार 1 मीटर लेते हैं, अब इसको बढ़ा के 5 मीटर कर देते हैं, तो इस तार का क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। याद रखना। दूसरा, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर के मोटाई के, ओके, कंडक्टर के एरिया के, एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब जितना मोटा वायर होगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। याद रखना। तीसरा, रेजिस्टेंस बढ़ता है ताप पर। याद रखना, ताप, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे हम, ये वायर है, इस वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और चौथा आपको याद रखना है पदार्थ की प्रकृति पे, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या है, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, है ना। हम करंट फ्लो करने के लिए अपने घर में कौन सा वायर लेते हैं, कॉपर का वायर लेते हैं या एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं, है ना, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। इसके अलावा तो कोई दूसरा वायर यूज नहीं करते। क्यों हम आयरन का वायर, लोहे का वायर यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, आर ज्यादा है। आर ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, है ना, आर ज्यादा तो करंट कम। याद रख लो, आर की वैल्यू ज्यादा, आर मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो करंट का मान घट जाएगा। तो हम ऐसे वायर का चुनाव करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम हो। ठीक, अब सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का। सिल्वर मतलब चांदी। तो चांदी का वायर तो घर में यूज नहीं कर सकते ना, बहुत ही महंगा है। तो उसके स्थान पर सेकंड नंबर का जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध सबसे कम है, वो है कॉपर का वायर। तांबा बोलते हैं शायद हिंदी में, एक बार मुझे कंफर्म नहीं हो, मुझे देखना पड़ेगा। इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, इसका सिंबल Cu है। और तीसरे नंबर का जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस काफी कम है, वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम कॉपर को प्रेफरेंस देते हैं, और कॉपर थोड़ा महंगा होता है, और सबसे सस्ता होता है एल्यूमिनियम। चांदी सबसे महंगा, ये सबसे महंगा, इसका प्रयोग हम नहीं करते। ठीक, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, आर सबसे कम है, लेकिन इसका प्रयोग इसलिए नहीं करते कि चांदी बहुत महंगा है, घर में वायरिंग के लिए नहीं प्रयोग करते। कॉपर का हम प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा धातु है, धातु मतलब मेटल, जिसका प्रतिरोध सबसे कम है, तो सिल्वर। याद रखना, सिल्वर, चांदी, याद रखना है ये। ठीक है, और ये 4 फैक्टर आप याद रखिए, इन पर कौन डिपेंड करता है, आर का मान डिपेंड करता है। और मैं पांचवा एक चीज और लिखना चाहूंगा कि आर का मान किस पर निर्भर नहीं करता, या कौन सा फैक्टर है या कारक है जो आर को प्रभावित नहीं करता। आर मतलब प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता, ये वी से इसका डिपेंडेंसी नहीं है। याद रखना, वी का मान बढ़ाने से या घटाने से करंट का मान परिवर्तन होगा किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में या चालक में। V का मान बढ़ाने से I का मान बढ़ेगा, लेकिन R का मान परिवर्तन नहीं होगा। ये लिख के रख लो आप। ठीक, तो ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखना, यहां पर मैंने बोला कि R का मान जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन L है और इनवर्सली प्रोपोर्शन A है, यहां पर मैंने जिक्र किया है। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, समानुपात का चिन्ह जब हटाते हैं ना, तो बराबर का चिन्ह आता है और L/A हो जाता है, और यहां पर एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं रो। इसका नाम है रेजिस्टिविटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या इसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये प्रश्न आता है, याद रखना। हिंदी में नाम बता दूं इसका, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिरोधकता। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अब इसका प्रश्न पूछा जाता है SI यूनिट,
तो इसका ऐसा यूनिट याद रखना प्रतिरोधकता का, ये रो का, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ओम मीटर। तो याद रखना इसका क्या है, मैंने कहा ओम मीटर इसका यूनिट है। ठीक है, इसे रो बोलते हैं, रो, RHO, रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर, प्रश्न में आता है ओम मीटर। अब आपको एक चीज और बताऊंगा, ये जो रो है या प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता जो है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, और ये पहला जो है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब पदार्थ की प्रकृति पे। मतलब अगर आप लोहा लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगा, कॉपर लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगा, है ना, एल्यूमिनियम लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगा, कांच का टुकड़ा लोगे तो उसका रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता अलग होगा, नेचर। और दूसरा जो है वो है टेम्परेचर, तापमान पर। ठीक है, टेम्परेचर, ताप पे, ये दो चीज पे डिपेंड करेगा। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रश्न आ चुका है, आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं आगे चलता हूं। अब आप एक चीज याद रखना, अगर किसी कंडक्टर में इस तरह से प्रतिरोध को मैं अरेंज किया, ये तीन को सीरीज में जोड़ा, ठीक है, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहा हूं आपको, सीरीज, सीरीज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम, श्रेणी, सीरीज में जोड़ा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इस तीनों को जोड़ दिया, ये एक बैटरी लगा दिया, ये बटन लगा दिया, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला सीरीज में डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, इनकी वैल्यू को जोड़ देना है। ठीक, याद रखना, श्रेणी में सीधा जोड़ देना है। अगर ये अब मैं पैरेलल में कनेक्ट करता, ये अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सीरीज में डायरेक्ट सम कर देना, जैसे इसका मान अगर 2 होता, इसका मान अगर 3 होता और इसका मान अगर 5 होता, तो इनको सम कर देते, 2 धन 3 धन 5, तो आंसर आ जाता 5 3 8 और 9 10, 10 ओम इस टोटल का, इस तीनों का आंसर आ जाता श्रेणी में। अब इसी को अगर समांतर में जोड़ूं, समांतर में, समांतर मतलब पैरेलल में, समानांतर, समानांतर क्रम में जोड़ दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, इस तरह से एक रजिस्टर यहां लगा दिया, एक रजिस्टर यहां लगा दिया, एक रजिस्टर यहां लगा दिया, ये तीन, दो या दो तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, ये बैटरी हो गया और ये की हो गया, बटन। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ये आप याद रखना। ठीक है, ये इस तरह से इसका आंसर होगा। ये प्रश्न सिंपल प्रश्न बन सकते हैं। यहां से मैं और आगे बढ़ूंगा, अगर अभी समय होता ना तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता, लेकिन अभी समय की थोड़ी कमी है क्योंकि प्री बहुत जल्दी आपका होने वाला है, इसलिए मैं थोड़े जल्दी चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक इस सेक्शन में हमने ना कुछ महत्वपूर्ण डाटा को देखा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं वो मैंने बताया विद्युत धारा से रिलेटेड। मैं सेकंड वीडियो में ना बहुत जल्द आगे का जो करंट का जो पार्ट है वो कवर करूंगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है या कोई सजेशन देना तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप साइंस में मैं आपको बता दूं 5 से 8 प्रश्न आप मान के चलिए, किसी भी एग्जाम में CGPSC प्री में भी 5 से 8 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्यावरण के भी इसमें खंड जोड़ दीजिए तो 10 तक चले जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई कमेंट होगा तो मुझे करके बताइएगा।